सबसे पहले हरिद्वार से खबर। भारत माता मंदिर के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज की समाधि स्थली पर श्री विग्रह मूर्ति स्थापना समारोह के दूसरे दिन धर्म और राजनीति की विशिष्ट विभूतियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन आयोजित धर्म सभा और संत सम्मेलन में देश भर से पधारे संत महात्माओं, धर्माचार्यों और विद्वानों ने स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज के जीवन दर्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यामित्रानंद गिरी महाराज को नमन करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा और राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी द्वारा दिखाया गया समन्वय का मार्ग आज के समय में समाज को जोड़ने और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार, योग गुरु स्वामी रामदेव, प्रमोद कृष्णन सहित अनेक संत महात्मा और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और सच में आज हम ऐसे महान संत जिन्होंने समन्वय, जिन्होंने भारत माता देश की एकता के लिए, देश की संस्कृति के लिए अनेक कार्यों को संपन्न किया, उनके मूर्ति स्थापना के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगाया। वे एक सन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े हुए एक ऐसे दिव्य संत थे जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव समाज के लिए, मानव हित के लिए समर्पित था। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को समाज सेवा के साथ जोड़कर एक ऐसे पवित्र जीवन दर्शन को समाज के सम्मुख रखा जिससे अनगिनत लोगों को सेवा, त्याग, करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना करके राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक गौरव, सनातन परंपराओं के सम्मान का एक ऐसा विशिष्ट केंद्र निर्मित किया था जो सनातन संस्कृति को मानने वाले श्रद्धालुओं और देशभक्तों के लिए दिग दिगंत तक प्रेरणा का अमूल्य स्रोत बना रहेगा। संत परंपरा की यही विशेषता है कि गुरु कभी देह में सीमित नहीं होते, वे शिष्य के हृदय में जीवित होते हैं। और सच में मैं आज सोच रहा था कि वो जहां भी होंगे वहां से इस भव्य आयोजन को देखकर इतने सारे, जिसमें हर प्रकार के विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा संत सत्ता यहाँ पर एकत्र है, अनेक महान। एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो भी उस धारा, जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार, सच में गंगा के किनारे हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की अस्थियां गुरुवार को हरिद्वार में पूरे विधि विधान के साथ में विसर्जित की गई। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा अस्थियां लेकर के हरिद्वार पहुंचे और वीआईपी घाट पर उन्हें प्रवाहित किया। धीरज शर्मा ने कहा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस अजीत पवार की अस्थियां देश की सभी पवित्र नदियों में प्रवाहित करने का निर्णय
ले चुकी है, जिसके तहत आगे बनारस और अन्य पवित्र नदियों में भी विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को पवार के नाम से जोड़ने और हाल ही के प्लेन हादसे की जांच के महत्व पर भी टिप्पणी की। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि पूरे देश की पवित्र नदियों में विसर्जन का क्रम जारी रहेगा। देखिए, लोग महाराष्ट्र में बहुत भावुक हैं और लाखों लोग उनके असमय जाने से बहुत दुखी हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि अजीत दादा पवार, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे। उन्होंने जिस तरीके से महाराष्ट्र का विकास किया था, वैसा नेता महाराष्ट्र में अभी तक कोई नहीं हुआ। इसलिए सभी भावुकता के आधार पे सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत दादा का नाम हर उस चीज़ में दिया जाए जिससे लोगों का कल्याण हुआ हो। लाड़की बहन योजना से लाखों हमारी बहनों को आधार मिला है, इसलिए सभी लोगों का मानना है कि उनका नाम मिलना चाहिए और सभी हम जैसे सभी का। बाजपुर से खबर, शुगर फैक्ट्री पर गन्ने का बकाया भुगतान और धान का भुगतान सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोशित किसानों ने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन एसडीएम के कर्मचारी को सौंपा। भाकियू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रंधावा ने कहा कि सरकार और एसडीएम किसानों को हल्के में ना ले, जो समस्या है उनका जल्द ही समाधान भी किया जाए। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार द्वारा कृषकों को गन्ने का मूल्य 485 प्रति कुंतल की दर से दिया जा रहा है। अगर सरकार द्वारा गन्ने का मूल्य 500 प्रति कुंतल की दर से नहीं दिया जाता है तो उत्तराखंड राज्य में कृषकों द्वारा गन्ने की बिजाई नहीं की जाएगी, जिसका सीधा प्रभाव चीनी मिलों पर पड़ेगा और चीनी मिलें बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने हमारी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। विषय एक नया विषय जो है ना, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हो सकता है हमें आगे की रणनीति में बोला जाए, लेकिन मैं एक लाइन बोल देता हूँ कि जो ट्रंप से हमारे मोदी जी ने एक समझौता कर लिया है, ट्रेड समझौता है, उसमें अगर वो समझौता कामयाब हो गया और हमारे हिंदुस्तान की जो लॉबी है, किसान लॉबी है, वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ना एमएसपी की लड़ाई रहेगी, कुछ रहेगा ही नहीं। सारा सिस्टम ऐसे लगता है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है आज ज्ञापन जो हम देने आए हैं वो अपने गन्ने से रिलेटेड है और गन्ने का पेमेंट जो है कि वो हमें नहीं मिल रहा है। और अभी 2 दिन पहले ही फैक्ट्री बंद हुई है और हमारा करीब इसमें जो है 60 करोड़ का गन्ना यहाँ पे हमारा गया है और अभी तक उसमें हमारे को 12 करोड़ का जो है भुगतान हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। यदि यही काम कर रहे हैं, पहले तो इनका बैंक की वो नहीं आती है, गारंटी नहीं आती है, 2-2, 3-3 महीने तो उसमें लटका देते हैं और थोड़े टाइम के लिए फैक्ट्री चली है, जबकि 2 महीने के लिए। कोटद्वार में लगातार हो रहे हंगामे के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लोकसभा में मुद्दा उठाए जाने पर कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी भूषण ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो नेता कोटद्वार पहुंच रहे हैं, ये साफ करें कि वे हालात शांत करने आ रहे हैं या फिर माहौल भड़काने। रीतू खंडूरी भूषण ने 2 टूक कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोटद्वार में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है और क्षेत्र की शांति से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलिए अब खबर चमौली से। सलूट डूंगरा मोटर मार्ग की बदहाल हालत को लेकर के ग्रामीणों ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 7 साल पूर्व सेलम सलूट डूंगरा मोटर मार्ग पर सुधारीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन निर्माण के नाम पर केवल ठेकेदार के द्वारा लीपा पोती की गई, कोई भी गुणात्मक काम नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूर्व जिला अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने इस मामले में जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि 3 फरवरी को ग्रामीणों ने जोशीमठ में विवाह के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन विभाग के द्वारा ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो उन्हें उग्र आंदोलन भी करना पड़ेगा। आज हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये कहने आए हैं कि हमारा
विकासखंड जोशीमठ के अंतर्गत एक गांव हमारा जो सलो डोंगरा पड़ता है, जो कि विश्व धरोहर रामायण के नाम से जाना जाता है और विश्व विख्यात है। इस गांव के लिए एक सड़क सेलंग से सलो डोंगरा जाती है, 6.5 किलोमीटर सड़क जाती है और ये वर्षों पुरानी सड़क है। लेकिन समय समय पर लाखों करोड़ रुपया इस सड़क पे धन आवंटन किया गया, लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस है। विगत 7 साल पहले 7 करोड़ रुपया आपदा पुनर्निर्माण के तहत इस सड़क के डामरीकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, चौड़ीकरण के लिए आदि में धन आवंटन हुआ था। लेकिन केवल पुराने डामर को खोद करके, पुरानी दीवार को खोद करके और फिर लिपापोत। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर शासन लेवल पर तैयारियां तेज हो गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर साल यात्रियों की संख्या यहां पर बढ़ रही है। ऐसे में हमारी प्राथमिकता यात्रियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान कराना है, जिसके लिए सभी प्रकार के फैसले लिए जाएंगे। तो यहां पर यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता करार दिया है। चारधाम यात्रा जिस प्रकार से लगातार वर्ष दर वर्ष हर वर्ष लगातार उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर तो अब जो भी निर्णय लिए गए हैं, तो मैं समझता हूँ उसके पीछे यही हेतु है कि चारधाम यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारी है और उसको लेकर ही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के भगवंतपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग लिया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और शिविर में मौजूद लाभार्थियों से संवाद करके उनकी समस्याएं सुनी। शिविर के दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए और कृषक समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत उपकरण प्रदान किए। साथ ही उन्होंने बाल विकास विभाग के लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट और किशोरी किट वितरित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। मैं इस अनूठी पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसकी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं, जिसकी वजह से अपेक्षित लोग यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों पर, ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी है। रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड अगस्त्य मुनि अंतर्गत ग्राम सिंद्रावाणी में गुलदार के हमले में अमृत 5 साल के बालक के परिजनों से जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने मुलाकात करके उन्हें ढाढ़स बंधाया। जिला अधिकारी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, जिला प्रशासन इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा है और हर संभव सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सुविधा देने के निर्देश दिए और आवश्यकता पड़ने पर गांव में ही सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की व्यवस्था का आश्वासन भी दिया। साथ ही मृतक बालक की माता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। सिंद्रवानी गांव में हैं और कल शाम को यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। आप लोग सब जानते हैं कि केवल 5 साल का ही बच्चा था, उसे एक लेपर्ड ने अटैक किया और उठा के ले गया। और जैसे ही हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली, प्रशासन की सभी टीमें, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, फॉरेस्ट वन विभाग से सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, एसडीओ, डीएफओ सभी कल रात को भी यहाँ पे मौके पे आ गए थे और 5 से 6 अलग अलग टीमों ने गांव में आके वृहद सर्च अभियान चलाया। और पहले तो पूरी कोशिश की गई कि बच्चे को किसी तरह जिंदा अगर मिल जाता, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमें जब
टीम ने सर्च किया तो कुछ बॉडी पार्ट्स बच्चे के यहाँ पे मिले, और वो तुरंत जैसे ही मिले हमने हेल्थ टीम को भी इन्फॉर्म करके बॉडी। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में चल रहा है 3 दिवसीय भव्य समारोह का आज दूसरा दिन है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का विशेष वातावरण बना हुआ है। आज के कार्यक्रम में कई राष्ट्रीय लेवल की प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने कार्यक्रम में पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार की भी समारोह में सहभागिता रहेगी। 3 दिवसीय आयोजन को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। खटीमा में उद्योग व्यापार मंडल चुनाव की मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए और हंगामा शुरू कर दिया। तनाव बढ़ते देख प्रशासन को मतगणना रोकनी पड़ी। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को खुद डंडा हाथ में लेकर के स्थिति कंट्रोल करनी पड़ी। शेष 3 मतपेटियों को एक कमरे में रखकर सील किया गया है। अध्यक्ष और मंत्री पद की मतगणना अभी बाकी है, जबकि कोषाध्यक्ष का परिणाम घोषित हो चुका है। मुख्य चौक पर नारेबाजी हुई और मतगणना स्थल और प्रमुख मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखा गुंडागर्दी करी, बाहर के लोगों ने आके इनका कोई व्यापार मंडल से लेना देना नहीं था। निष्पक्ष चुनाव चल रहे थे। भाई साहब मैंने इतने 6 साल से मेहनत करी है, पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, मैंने पब्लिक के लिए काम करा है। मैंने देखिए ये जो है निर्णय चुनाव समिति जो संचालन समिति है निर्णय है कि वो भी सिचुएशन थोड़ा आउट ऑफ हैंड पे जा रही थी और प्रॉपर व्यवस्थाएं भी नहीं थी, तो इसी वजह से अभी के लिए रोकने का। देखिए आज का चुनाव ना इतिहास का खटीमा का सबसे गंदा चुनाव हुआ है। शुरू से ही सुबह से धांधली और गुंडागर्दी, मैं दिन भर इनसे लड़ता रहा। एक सुनियोजित तरीके से मैं प्रत्याशी का सुनियोजित तरीके से मुझे हराने के लिए दिन भर प्रयास किए और मैं दिन भर धांधली। ऐसा चुनाव जो व्यापारी चुनाव इसमें रिक्शा वाले, तांगे वालों से वोट डलवा दिए, लड़कियों जो स्कूल में पढ़े बच्चियां। कहूंगा कि प्रशासन कहता है ऊपर से फोन आया और चुनाव कैंसिल कराना है, चुनाव समिति पे दबाव बनाया और चुनाव समिति के सारे लोग चाहते थे कि काउंटिंग हो, लेकिन कांग्रेस समर्थित या जो निर्दलीय थे वो चुनाव जीत रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ाए थे वो हार रहे थे। इसलिए जो है जबरन एक चुनाव कैंसिल कराया गया। ये लोकतंत्र की हत्या की प्राथमिकता है जो स्पष्ट आज दिखी है। प्रशासनिक अमला जो यहाँ आया था वो वही प्रशासनिक अमला है जो परसों जो है अशोक फार्म में बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के भूमाफियाओं के साथ जमीन। हल्द्वानी पुलिस ने देवभूमि बहुउद्देशीय स्वायत्त संस्था के नाम पर लोगों को ठगी करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 2 शातिर ठगों हेमपंत और विकास दुर्गापाल को गिरफ्तार किया है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी के मुताबिक ये दोनों पिछले सालों से लोगों को अधिक ब्याज की गारंटी देकर के ठगी कर रहे थे और अब तक करीब 7 करोड़ रुपए ठगे जा चुके हैं। इनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा है और पुलिस उनकी संपत्ति की जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्गों के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम पे इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है। देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। उद्देश्य कुछ नहीं था, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करा। रील बनाने के चक्कर में लोहे के पुल पर खतरनाक स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। मंगलौर कोतवाली पुलिस ने मंगलौर देहरादून हाईवे पर स्थित लोहे के पुल पर चढ़कर स्टंट करने वाले लंढौरा के रहने वाले अब्दुल कादिर पुत्र मुमताज को गिरफ्तार किया है।
पुलिस कार्रवाई के बाद स्टंटबाज ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। दरअसल कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें अब्दुल कादिर लोहे के पुल पर चढ़कर डांस करता हुआ दिखाई दे रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि युवक रील बनाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। इसके अलावा वह हाईवे पर ई-रिक्शा से भी स्टंट करके वीडियो बनाता था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और युवक की तलाश शुरू की। जांच के बाद मंगलौर कोतवाली पुलिस ने अब्दुल कादिर को गिरफ्तार किया। साथ ही स्टंट में इस्तेमाल की जा रही उसकी ई-रिक्शा को भी सीज किया है। गिरफ्तारी के बाद अब्दुल कादिर ने स्टंट करने पर माफी मांगते हुए कहा कि वह भविष्य में कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा और दूसरों को भी ऐसे खतरनाक स्टंट से दूर रहने की सलाह देगा। मंगलौर से टिर्री बाज तो स्टंट करता है, स्टंट मैंने मंगलौर का जो है ना, मैंने सारा स्टंटबाजी मैंने बंद कर दी है आज से, और मैंने पुलिस प्रशासन से माफ़ी मांग ली है और आगे मीडिया वाले से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ मैं। उन्होंने जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल कर दी मेरी वीडियो को, इसलिए जो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठा रहा हूँ मैं इस चीज़ से। पुलिस प्रशासन से सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।